कहानी की शुरुआत होती है और डायबोलिक नाम के एक शातिर चोर को दिखाया जाता है जो रातों रात एक बिल्डिंग में घुसने की कोशिश कर रहा था। यह बिल्डिंग आर्मी नाम की एक ज्वेलरी कंपनी की थी जिसके अंदर इस देश के सबसे कीमती ताज को रखा गया था। अब यहाँ पर डायबोलिक का काम काफी आसान हो गया था क्योंकि इस ताज की हिफाजत के लिए सिर्फ एक ही सिक्योरिटी गार्ड को रखा गया था और बाकी के गार्ड्स बड़े आराम से ताज की बाजी खेल रहे थे। अब बिल्डिंग में एंटर होती डायबोलिक उस गार्ड को मार देता है और फौरन ही उस कमरे में पहुंच जाता है जहां उस देश के सबसे कीमती ताज को रखा गया था। लेकिन कमरे में एंटर होते ही वहां का सिक्योरिटी अलार्म बजने लग जाता है जिसके चलते बाकी गार्ड्स को इसके बारे में पता चल जाता है। अब अलार्म सुनते ही बाकी गार्ड्स उस कमरे तक पहुंच जाते हैं जहां इन्हें कमरे का दरवाजा खोलने में परेशानी हो रही थी क्योंकि डायबोलिक ने दरवाजे की चाबी वाले छेद को अंदर से ब्लॉक कर दिया था। ये देखकर गार्ड्स ने दरवाजे को बम से उड़ाने का फैसला किया, लेकिन जब तक वो लोग अंदर पहुंचते तब तक डायबोलिक ने वो ताज चुरा लिया था और अपना पैराशूट लेकर वहां से भाग चुका था। इसके बाद उसने चलती हुई गाड़ी पर लैंड किया जो उसकी गर्लफ्रेंड इवा चला रही थी। इसके बाद वो गाड़ी में बैठ जाता है और ये दोनों उस बेशकीमती ताज को लेकर वहां से फरार हो जाते हैं। अब अगली शाम आर्मी कंपनी एक ज्वेलरी शो को ऑर्गेनाइज करती है ताकि वो अपने बेशकीमती गहनों को दुनिया को दिखा सके। इन गहनों का प्रचार करने के लिए 5 सुपर मॉडल्स को हायर किया गया था जिन्होंने आर्मी कंपनी के बेशकीमती गहने पहन रखे थे, जहाँ पर एक शानदार डांस परफॉर्मेंस किया जाता है। ये गहने दिखने में इतने खूबसूरत थे कि हॉल में बैठे हर एक इंसान के मन में इन्हें खरीदने की इच्छा हो जाती है। डांस के दौरान हॉल में चारों तरफ पुलिस वालों को तैनात किया गया था ताकि डायबोलिक दोबारा से इनके गहनों को चुरा ना ले। लेकिन अब यह डांस खत्म होता उससे पहले पूरे हॉल की लाइट चली जाती है। यह देखकर एक गार्ड्स उन सभी डांसर को एक सेफ कमरे में चलने को कहता है ताकि अंधेरे का फायदा उठाकर कोई इन गहनों को चुरा ना ले। इसके बाद इन सभी को एक सेफ कमरे में लाया जाता है जो कि असल में ट्रक का पिछले वाला हिस्सा था। इस ऑफिसर ने लड़कियों को ट्रक के अंदर डाला और इस ट्रक को चलाकर वहां से चला गया। अब यहाँ पर यह खुलासा होता है कि असल में ऑफिसर और कोई नहीं बल्कि वो शातिर चोर डायबोलिक ही था जो एक पुलिस वाले का मास्क लगाकर बिल्डिंग में घुस आया था। इसके बाद डायबोलिक ने लड़कियों के वो बेशकीमती गहने उतरवा लिए और उन्हें सुनसान सड़क पर अकेला छोड़कर वहां से चला गया। इसके बाद ये चारों लड़कियां पास ही की एक रेस्टोरेंट में जाती है ताकि वहाँ इन्हें कोई मदद मिल सके। अब रेस्टोरेंट में घुसते एक लड़का इन लड़कियों के पास आकर उन्हें फ्लर्ट करने लग जाता है, लेकिन तभी अचानक से एक लड़की उसका हाथ मोड़कर उसे उसकी औकात दिखा देती है। दरअसल ये लड़कियां कोई मामूली डांसर नहीं बल्कि अंडरकवर एजेंट थी जिन्हें डायबोलिक को पकड़ने का मिशन सौंपा गया था। इस लड़कियों की लीडर जिसका नाम एजेंट ब्रो था, उसने रेस्टोरेंट के फोन से ऑफिसर जिनको को कॉल किया और उसने पूरी बात बताई। जिनको वही ऑफिसर था जिसने अपनी आधी जिंदगी डायबोलिक को पकड़ने की कोशिश में बिता दी थी। यहाँ पर एजेंट ब्रो ने बताया कि उसका प्लान काम कर चुका है और डायबोलिक उनके जाल में फंस चुका है। दरअसल ये लोग जानते थे कि डायबोलिक उन गहनों को चुराने के लिए जरूर आएगा और इसलिए इन्होंने उन गहनों में जीपीएस ट्रैकर को फिट कर दिया था ताकि वो डायबोलिक की लोकेशन को ट्रेस करके उसकी खुफिया अड्डे तक पहुंच सके और उसका सारा माल जब्त करके उसे गिरफ्तार कर सके। अब इस बात से अनजान इवा और डायबोलिक अपनी खुफिया अड्डे पर पहुंच जाते हैं जो कि एक बड़े से पहाड़ के अंदर बना हुआ था। अंदर जाकर इन्होंने चोरी का सारा माल बाहर निकाला और अपनी जीत का सेलिब्रेट किया। अब इस चोरी के बाद इन दोनों के पास काफी पैसे हो चुके थे जिससे अपनी बाकी की जिंदगी बड़े आराम से गुजार सकते थे। अब यहाँ पर इवा ने डायबोलिक से कहा कि हमें कुछ दिनों के लिए बाहर घूमने के लिए जरूर जाना चाहिए, लेकिन डायबोलिक ने ऐसा करने से मना कर दिया और इवा को अपने अगली चोरी का प्लान बताने लग जाता है। इधर जिनको अपनी टीम के साथ डायबोलिक की तलाश में निकला था और जीपीएस ट्रैकर को फॉलो करते हुए वो उस खुफिया अड्डे तक पहुंच जाता है, लेकिन सामने एक बड़ी सी चट्टान को देखकर ये सभी काफी कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि जीपीएस का सिग्नल 2 पहाड़ के अंदर से आ रहा था। जैको ने उस चट्टान को बड़े ही ध्यान से देखा और अपने साथियों से उस पर एक डायनामाइट लगाने का ऑर्डर दिया। इसके बाद जब धमाका हुआ तो इन्हें पतली सी सुरंग दिखाई दी जो सीधा डायबोलिक के खुफिया अड्डे पर जाती थी और इधर डायबोलिक और इवा ने भी सीसीटीवी कैमरे में यह सारा नजारा देख लिया और अपनी चोरी का सारा माल वहीं छोड़कर एक खुफिया रास्ते से आगे निकले। जब जैको अपनी टीम को अंदर लेकर आया तो उसको डायबोलिक और इवा कहीं नहीं दिखाई दिए, लेकिन वो उन्हें वो खुफिया रास्ता दिखाई देता है और वो भी इन दोनों का पीछा करने लग जाते हैं। अब भागते भागते इवा का पैर कुछ पत्थरों के बीच फंस जाता है, जिसके बाद उसने डायबोलिक से मदद मांगी, लेकिन जैको को करीब आता देख डायबोलिक ने इवा को वहीं छोड़ दिया और फौरन वहां से भाग निकला। अब डायबोलिक के इस धोखे से इवा का दिल पूरी तरह से टूट चुका था और उसने अकेले अपने पैर को बाहर निकालने की पूरी कोशिश की, लेकिन जब तक उसने खुद को आजाद किया तब तक जैको उसके काफी करीब आ चुका था। अब इवा के पास और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वो चट्टान के ऊपर गई और नीचे बहती हुई नदी में छलांग लगा दी और इस तरह से डायबोलिक और इवा एक बार फिर से जैको के हाथ से निकल गए। इसके बाद जैको की टीम डायबोलिक के खुफिया अड्डे की तलाशी कर रही थी जहाँ उन्हें ढेर सारी बेशकीमती चीजें, ढेर सारा सोना, करोड़ों की प्रिंटिंग्स, ज्वेलरी और भी कुछ सारा सामान था। तभी जैको को शहर के बाहर बनी एक पुरानी बिल्डिंग का नक्शा मिलता है
जो कि डायबोलिक और ईवा का दूसरा अड्डा हो सकता है। इसके बाद जैक को फौरन उस नक्शे वाली जगह पर पहुंच जाता है और अपनी टीम के साथ मिलकर इस पूरी बिल्डिंग की तलाशी लेता है। इसी दौरान एक ऑफिसर की गलती की वजह से एक खुफिया रास्ता खुल जाता है जो सीधा बिल्डिंग के बेसमेंट में जाता था। अब बेसमेंट में आकर उन्होंने देखा कि यह वही जगह थी जहाँ डायबोलिक अपने मिशन के लिए अलग अलग तरह के मास्क बनाता है। अगर आप वीडियो को अभी तक देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ जैको ने अपनी टीम सहित किसी भी चीज को हाथ लगाने से मना कर दिया क्योंकि उसे पूरा यकीन था कि डायबोलिक अपने अगले मिशन के लिए यहाँ पर जरूर आएगा। अब अगले सीन में हमें एल्टी नाम की एक लेडी को दिखाया जाता है जो कि वेलेंट वर्कर्स की एक रानी थी और ऑफिसर जिनको की गर्लफ्रेंड भी थी। इसके बाद वो जिनको से मिलने पहुंच जाती है जहाँ बातों बातों में उसने अपनी शादी की बात छेड़ दी। इस पर जिनको ने कहा कि जब तक वो डायबोलिक को पकड़ नहीं लेता तब तक वो शादी नहीं कर सकता। अब एल्टी इस बात को जानते थे कि डायबोलिक को पकड़ना जिनको का सबसे बड़ा मिशन है, इसलिए उसने जिनको का साथ दिया और शादी के लिए थोड़ा वेट करने का फैसला किया। इसके बाद उसने जिनको को अपनी पार्टी में इनवाइट किया जहाँ वो अपना बेशकीमती नेकलेस पहनने वाली थी और इसलिए वो चाहते थे कि जिनको भी इस पार्टी में मौजूद रहे ताकि वो उसकी और उसके नेकलेस की सिक्योरिटी कर सके। अब उस रात डायबोलिक अपने खुफिया अड्डे पर पहुंच जाता है जहाँ दीवार में एक माइक लगाकर उसने अंदर मौजूद पुलिस वालों की बातें सुनी। पुलिस वाले अपनी ड्यूटी को चेंज कर रहे थे और अब पहरा देने की बारी ऑफिसर रोलर की थी। थोड़ी देर बाद डायबोलिक ने बेसमेंट का दरवाजा खोल दिया और ये देखते एजेंट रोलर ने उस पर गोलियों की बारिश कर दी। हालांकि डायबोलिक पर इसका कोई असर नहीं हुआ क्योंकि इन दोनों के बीच एक कांच की मोटी सी दीवार मौजूद थी। अब गोलियों की आवाज सुनकर वहां मौजूद सभी ऑफिसर्स अलर्ट हो गए और फौरन बिल्डिंग के बेसमेंट में पहुंच गए। यहाँ उन्होंने देखा कि रोलर जमीन पर बेहोश पड़ा है और डायबोलिक अपने मास्क बनाने वाली मशीन को चुरा कर भाग चुका था। अब जब जैको को यह बात पता लगी तो उसने अपने साथियों पर काफी गुस्सा आया क्योंकि इनके रहते हुए डायबोलिक उस बिल्डिंग के अंदर घुसा। अब अगले दिन जैक के सीनियर ऑफिसर्स ने उसे आगे की मिशन की प्लानिंग के लिए बुलाया। अब ये लोग बातें कर रहे थे कि तभी इनके पास इवा का कॉल आता है। इवा इनसे कहते हैं कि मैं डायबोलिक को पकड़ने में पुलिस की मदद करूंगी, तो इसके बदले में मुझे मेरी आज़ादी की गारंटी चाहिए। मेरी शर्त यह है कि आप मेरे ऊपर लगे सारे इल्जाम को खारिज करेंगे और मुझे सही सलामत एक दूसरे देश में भेजेंगे। यहाँ पर इवा ने इन्हें सोचने के लिए आधे घंटे का समय दिया था और इसके बाद वो फोन कट कर देती है। यहाँ पर जैक के सीनियर ऑफिसर्स को यह ऑफर पसंद आया और जैक को इस पर अमल करने को कहा और इन्हें किसी भी कीमत में डायबोलिक को पकड़ना था। हालांकि जैक को इस बात से सहमत नहीं था और वो डायबोलिक के साथ इवा को भी पकड़ना चाहता था। इसके बाद उसने अपने साथियों को एक प्लान बताया कि जब अगली बार इवा मुझे कॉल करेंगी तो मैं उसे अपनी बातों में उलझा कर रखूंगा और इस मौके का फायदा उठाकर तुम उसकी लोकेशन को ट्रेस कर लेना और हम उस तक पहुंचकर उसे गिरफ्तार कर लेंगे। अब आधे घंटे के बाद जब इवा ने जैको को कॉल किया तो वो उसे अपनी बातों में उलझाए रखा और इस दौरान पुलिस की एक टीम इवा की लोकेशन को ट्रेस करके उस तक पहुंच चुकी थी। उन्होंने देखा कि इवा किसी खुफिया अड्डे नहीं बल्कि सड़क किनारे एक फोन बूथ से कॉल कर रही थी। अब इवा ने भी पुलिस को अपनी चारों तरफ से आता देख और बड़ी सफाई के साथ वहां से भाग गई और इस तरह से जैको का प्लान एक बार फिर से चौपट हो गया। इधर दूसरी तरफ एलेना नाम की एक लेडी ऑफिसर डायबोलिक के अड्डे से मिले सामान की जांच कर रही थी और इस दौरान उसने यह नोटिस किया कि उन गहनों में से एक ब्रेसलेट गायब है। इसके बाद उसने जैको को कॉल करके उसकी जानकारी दी और जैको को फौरन समझ आ गया कि वो ब्रेसलेट जरूर इवा ने पहना होगा और इसका मतलब यह था कि वो अभी भी उसकी लोकेशन को ट्रेस कर सकते हैं क्योंकि वही गहने थे जिसमें उन्होंने जीपीएस डिवाइस को फिट किया था। यहाँ पर जैको का अंदाजा सही निकला और जीपीएस का यूज करके पुलिस को इवा की लोकेशन भी मिल जाती है। इसके बाद एजेंट रोलर फटाफट उस लोकेशन पर पहुंच जाता है और इवा के सर पर बंदूक तान देते हैं। रोलर अपनी गलतियों को सुधारना चाहता था क्योंकि पिछली बार डायबोलिक ने उसे बेहोश करके वो मास्क वाली मशीन चुरा ली थी, लेकिन अभी वो कुछ कर पाता उससे पहले इवा ने उस पर हमला कर दिया और उसकी बंदूक छीन ली और पुलिस की गाड़ी लेकर वहां से भाग गई। अब जैको लोकेशन पर पहुंचा तो उसने रोलर को जमीन पर गिरा हुआ देखा और तो और इस मंदबुद्धि ने इवा के हाथ में से वो ब्रेसलेट भी निकाल लिया था। इसके बाद पुलिस डिपार्टमेंट ने रोलर को फील्ड मिशन पर जाने से मना कर दिया और अब उसे एजेंट एलेना के साथ मिलकर चोरी के माल की जांच करनी पड़ी। इधर जैक के सीनियर ऑफिसर्स ने उसे ऑर्डर न मानने के लिए काफी डांट सुनाई और उसे आखिरी वार्निंग दी कि अगर उसने ऑर्डर का उल्लंघन किया तो इसे इस केस से हटा दिया जाएगा। अब जैको के पास और कोई चारा नहीं था, इसलिए उसने इवा के साथ मिलकर डायबोलिक को पकड़ने का फैसला किया। उसके बाद उसने अखबार के जरिए इवा के लिए एक सीक्रेट मैसेज भिजवाया जिससे पढ़कर इवा ने उसे कॉल किया और इन दोनों ने शाम को मिलने का प्लान बनाया। उस शाम इवा ने जैको को बताया कि डायबोलिक हर हाल में अपना चोरी का माल वापस पाना चाहता है, इसलिए हमें अंडरवर्ल्ड में यह बात फैलानी होगी कि पुलिस चोरी का सारा माल सेफ जगह पर शिफ्ट करने वाली है। जब डायबोलिक को इस बात की खबर लगेगी तो वो अपनी चोरी का माल वापस लेने के लिए जरूर आएगा। प्लान के मुताबिक हम एक बुलेट प्रूफ ट्रक को सिक्योरिटी के साथ बाहर निकालेंगे ताकि डायबोलिक को लगे कि इस लूट का सारा माल इसी ट्रक में मौजूद है, जबकि असली माल तो एक खटारा दिखने वाली एक वैन में होगा ताकि किसी को भी उस पर शक न हो। वो बताती है कि जब डायबोलिक उस ट्रक का पीछा करेगा तो हम उसे एक सुरंग के रास्ते से होकर गुजरेंगे और जब डायबोलिक उस सुरंग में आएगा तो हम उसे चारों तरफ से
घेर लेंगे। अब जैको को यह प्लान काफी पसंद आ जाता है और उसने अगले दिन से इस प्लान पर काम करना शुरू कर दिया। उसने एक अंडरकवर एजेंट की मदद से पूरे अंडरवर्ल्ड में यह बात फैला दी कि पुलिस चोरी का सारा माल किसी सेफ जगह पर शिफ्ट करने वाली है। इसके बाद वो अपनी गर्लफ्रेंड एलटी से मिलने गया और उसे बताया कि वो उसकी पार्टी में शामिल नहीं हो सकता क्योंकि उस दिन उसे डायबोलिक को पकड़ने जाना है। और रही बात उस नेकलेस की, तो वो उसकी सिक्योरिटी के लिए अपने सबसे काबिल अफसर को भेजेगा। फाइनली वो दिन आ जाता है जब जैको अपने प्लान को अंजाम देने वाला था। इधर दूसरी तरफ एलटी ने पार्टी के लिए शहर के सबसे काबिल मेकअप आर्टिस्ट को बुलाया था और पार्टी में जाने के लिए वो तैयार होने लगी थी। इधर मिशन के लिए कमांडो की एक टुकड़ी बनाई गई थी और उन्हें डायबोलिक को पकड़ने का पूरा प्लान समझाया गया था। इसके बाद ऑफिसर्स ने सभी से पूछा कि असली माल खटारा वाली वैन कौन चलाएगा। यहाँ पर रोलर कहता है कि असली माल वाली गाड़ी तो वही चलाएगा क्योंकि वो अपनी पुरानी गलतियों को सुधारकर खुद को साबित करना चाहता है। यहाँ पर एलेना उसे रोकने की काफी कोशिश करती है, लेकिन रोलर इसके लिए नहीं मानता और खुद ही गाड़ी को चलाने का फैसला करता है। इसके बाद लूट का सारा माल एक साधारण सी वैन में लोड किया जाता है और अब सभी लोग इस मिशन पर जाने के लिए बिल्कुल तैयार थे। अब ऑर्डर मिलते ही उस बुलेट प्रूफ ट्रक को भारी भरकम सिक्योरिटी के साथ बाहर निकाला जाता है और थोड़ी देर के बाद रोलर अपनी खटारा वाहन लेकर उल्टी दिशा में निकल जाता है। इधर जैसे ही पुलिस की गाड़ी सुरंग में पहुंची तो किसी ने जानबूझकर उसके एग्जिट पॉइंट को ब्लॉक कर दिया। तभी अचानक से पूरी सुरंग धुएं से भर जाती है और इसी धुएं के बीच एक अनजान आदमी पुलिस की तरफ बढ़ने लगा। ये देखते सभी पुलिस वाले ने अपनी बंदूक निकाली, लेकिन जब वो उन्होंने पास आकर देखा तो ये कोई आदमी नहीं बल्कि एक मॉम का पुतला था। इधर पार्टी में एलटी ने उस नेकलेस को पहनने गई तो उसका नेकलेस कहीं भी नहीं था, जिसका मतलब यह था कि उसकी ये बेशकीमती अमानत चोरी हो चुकी थी। इसके बाद हमें रोलर को दिखाया जाता है जो कि हाईवे से रास्ता बदलकर जंगल के एक सुनसान सड़क पर जाने लगा। थोड़ी देर के बाद वो अपनी गाड़ी से बाहर आया जहाँ उसकी मुलाकात इवा से हुई और ये भी खुलासा हुआ कि इवा ने एलटी का मेकअप आर्टिस्ट का भेष बदलकर उसका बेशकीमती नेकलेस चुरा लिया था। इसके बाद रोलर ने भी अपने चेहरे का मास्क हटाया जो असल में रोलर नहीं बल्कि वो शातिर चोर डायबोलिक ही था। अब हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि ये सब डायबोलिक का एक प्लान था ताकि वो पुलिस को बेवकूफ बना सके। उस दिन भागते वक्त उसने जानबूझकर युवा को पीछे छोड़ दिया था ताकि जैको को ऐसा लगे कि उसने युवा को धोखा दिया है और उसकी कई बातों पर यकीन कर ले। उधर जब युवा पानी में कूदी थी तो वह खुफिया रास्ते से होकर बच निकली थी। इसके बाद जब डायबोलिक का सामना रोलर से हुआ तो उसने रोलर को जान से मार डाला और उसके चेहरे का मास्क बनाकर उसकी जगह ले ली और इस तरह से डायबोलिक ने पूरे पुलिस डिपार्टमेंट को बेवकूफ बनाया था और अपना लूट का माल दोबारा से चुरा लिया। इधर जब जैको को यह बात पता लगी तो वो पूरी तरह से टूट गया क्योंकि वो ना तो डायबोलिक को पकड़ सका और ना ही एलटी का वो नेकलेस बचा सका। इधर इवा और डायबोलिक लूट का सारा माल लेकर एक दूसरे शहर में शिफ्ट हो गए और इसी तरह से बेहतरीन मूवी यहाँ पर समाप्त हो जाती है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।